बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कंपोनेंट लेने के तरीके कि कंपोनेंट कैसे लें, क्या हम कंपोनेंट के कंपोनेंट ले सकते हैं, किस सिचुएशन में ले सकते हैं, ले भी सकते हैं कि नहीं ले सकते कंपोनेंट के कंपोनेंट। प्लस बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है जहाँ पे क्वेश्चन करने के लिए मेन चीज़ है आपको क्रिटिकल पॉइंट्स पकड़ने। मैं दो एस्पेक्ट कवर करूँगा, एक तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जहाँ पे रोटेशनल पार्ट आ जाए, प्लस नॉर्मल जो आपका ट्रांसलेशनल मोशन हो जिसमें कंपोनेंट हो। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन में मैं एक्सिस का भी बात करूंगा और कंपोनेंट का भी बात करूंगा, और नॉर्मल कंपोनेंट्स हमें किस तरह से लेने चाहिए। सो पहले कंपोनेंट वाला पार्ट कर लेता हूं और मैं ट्राई करूंगा कि ये सारे मैं कवर कर पाऊं, प्रोवाइडेड मेरे को हेडेक ना बढ़ जाए, जो कि मेरा आजकल बहुत चल रहा है। एनीवे और मैं चाहता हूँ जितना ज़्यादा मैं जल्दी जल्दी कवर कर लूँ ये सब पार्ट जो मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं, ना जाने कब मैं ना कर पाऊँ। इसलिए मैं जितना ज़्यादा कवर करके कर लेता हूँ अपनी तरफ से। अब आप देखिए, एक मास m है और पहले देखिए कोई भी अगर फोर्स है, एक मिनट मेरा मोबाइल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और मैंने किया था ये पहले, कुछ लूज़ रह गया था, साउंड ठीक से नहीं आया था, तो आई होप इस बार ठीक आना चाहिए। अगर जैसा भी आएगा मैं अपलोड कर दूंगा क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। सपोज़ ये फोर्स F है, किसी भी फोर्स के हमें दो कंपोनेंट लेने होते हैं। बेसिकली आप जानते हैं दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे के, तो हम ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। कहीं भी का मतलब सपोज़ ये फोर्स है, आप उसकी टेल पे जाइए फोर्स के वेक्टर पे और एक लाइन खींच दीजिए। एक कंपोनेंट तो हमेशा उस लाइन के अलॉन्ग होगा और एक उस लाइन से परपेंडिकुलर जाके फोर्स पे मिलेगा, F1 F2। आप कैसे भी कंपोनेंट्स बना सकते हैं। मेथड ये है, उसकी टेल से जो है आप लाइन खींच दीजिए, एक उस लाइन के अलॉन्ग होगा, एक उसके परपेंडिकुलर होगा। तो कंपोनेंट तो आप दो ले सकते हैं और दोनों परपेंडिकुलर हैं। दूसरी चीज़, आपने अगर किसी फोर्स के कंपोनेंट ले लिए, सपोज़ ये ले लिया और ये ले लिया, F1 F2, फिर इस प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो अगर आपने कंपोनेंट को लिया है तो इस फोर्स को फिर आपको नहीं देखना है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है। अब कंपोनेंट के कंपोनेंट ले सकते हैं क्या? सपोज़ ये है mg और मैंने कोई एक लाइन खींची जिसका एंगल यहाँ से है थीटा, तो ये हो गया mg साइन थीटा, और ये परपेंडिकुलर उस लाइन के mg कॉस थीटा। अब सपोज़ मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये x और y है। कैन आई राइट fx इज इक्वल टू ये जो था mg साइन थीटा मेकिंग एंगल थीटा, अगेन इट विल हैव अ कंपोनेंट, fx इज इक्वल टू mg साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। Can I write it or not? I can and I cannot, depends on the situation. अगर आप एक कंपोनेंट का फर्दर कंपोनेंट ले रहे हैं तो आप उस दूसरे कंपोनेंट का भी, जैसे यहाँ पे था, ये है, ये मेरा x एक्सिस है, तो ये तो मैंने ले लिया कंपोनेंट, दूसरे कंपोनेंट का भी तो लेंगे। ये दोनों हमेशा बराबर आएंगे। कंपोनेंट के कंपोनेंट अराउंड अनदर एक्सिस विच यू ड्रॉ, विच कैन बी एनीथिंग। आपने एक बनाई, उस पर दो कंपोनेंट ले लिए, फिर आए एक और बना लीजिए, उस पर फिर कंपोनेंट ले सकते हैं, लेकिन दोनों कंपोनेंट के कंपोनेंट आपको लेने पड़ेंगे। दोनों कंपोनेंट के कंपोनेंट, अगर वो एक्सिस आपके मेन फोर्स के परपेंडिकुलर है तो हमेशा रिज़ल्ट उधर जीरो आ जाएगा। लेकिन सपोज़ मैंने पहले तो ऐसे एक बनाया और फिर एक ऐसे बना दिया। अब जो ये कंपोनेंट आपके पहले ये वाले कंपोनेंट थे, फिर आप इस कंपोनेंट के इस एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे, ये शायद यहाँ कहीं आएगा और ये वाला यहाँ कहीं आएगा, परपेंडिकुलर जो भी लेंगे इस नई एक्सिस के अबाउट। कंपोनेंट के कंपोनेंट आप लेंगे, जो आपका नेट रिज़ल्ट आएगा वो वही आएगा जो इस फर्स्ट प्लेन सेकंड प्लेन
सेकंड प्लेन का जो मेन फोर्स से जो एंगल है आप चेक करके देख लीजिए, वही रिजल्ट आएगा। अगर आप दोनों कंपोनेंट का कंपोनेंट जो लिए हैं उन दोनों कंपोनेंट के सब कंपोनेंट लेने होंगे, किसी भी साइड आप ले सकते हैं, नेट रिजल्ट वही आएगा जो इस प्लेन का इससे कंपोनेंट लेने में आता। और वंस आपने कंपोनेंट ले लिए तो मेन फोर्स को आपको कंसीडर नहीं करना है, फिर आपको कंपोनेंट ही कंसीडर करने हैं। और जब भी कंपोनेंट लेंगे एक उस प्लेन में लेंगे और एक परपेंडिकुलर लेंगे, और मेन फोर्स को आप भूलते चले जाएंगे, फिर कंपोनेंट्स को ही डील करेंगे। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, कंपोनेंट का टेस्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़रूर करिए एरोडो में, आपको डायग्राम से मिल जाएगा। एक कोन है जिस पे चेन लगी हुई है ऐसे, और एंगल शायद यहाँ से थीटा दिया है और ये रोटेट करता है। तो चेन में टेंशन निकालनी है, कई सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, चेन में टेंशन निकालनी है। यहाँ पे कंपोनेंट्स का ही खेल है, कंपोनेंट कैसे लेने हैं उसको ज़रूर करके देखिए, मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, मगर ये कंपोनेंट को समझने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब एक और सिचुएशन लेते हैं। बेस्ट सिचुएशन ये है, इसमें आपके काफ़ी सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले मैं एक दो पॉइंट और क्लियर कर लेता हूँ। सपोज़ मैंने इंक्लाइन प्लेन अब ऐसे लिया, ये एंगल थीटा है और यहाँ पे कोई मास है। अभी मैंने पहले स्पेस में लिया था, अब ये प्लेन पे रखा हुआ है और ये मेन फोर्स तो ऐसे है। अब कंपोनेंट ले लिया, एक हो गया mg साइन थीटा और ये हो गया mg कॉस थीटा। अब इसका x एक्सिस के अलॉन्ग मैं क्या x एक्सिस के अलॉन्ग इसकी एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ। अभी जो मैंने सिचुएशन देखा था उसमें देखा था ना f(x) इज़ 0 नेट, तो x एक्सिस के अलॉन्ग क्या इसकी कोई एक्सेलरेशन होगी। देखिए डिफरेंस है, ये फ्री था, यहाँ पे ये टोटलिटी में सिर्फ यही फोर्स था ना जिसके हमने कंपोनेंट ले लिए थे। यहाँ पे यही फोर्स नहीं है, इस पे एक n भी है। टोटलिटी देखनी है, टोटलिटी। एम आई मिसिंग आउट ऑन समथिंग, बार बार, क्योंकि जेई के क्वेश्चन में वो मिसिंग पॉइंट ही छूट जाता है, तभी लगता है उफ ये रह गया था। सो कोई भी चीज़ जो है एकदम जो दिख रही है वो नहीं, वो उसके हिडन क्या है वो डिस्कवर करना है। अब यहाँ पे क्योंकि वर्टिकल कोई मोशन नहीं है तो n विल ऑलवेज कैंसिल आउट mg cos थीटा। सो अब जब आप कंपोनेंट के कंपोनेंट लोगे तो ये हो गया mg साइन थीटा cos थीटा, ये वाला वैनिश हो जाएगा क्योंकि इसको इसने हमेशा न्यूट्रलाइज करके रखा है। तो एक्सेलरेशन x एक्सिस के अलॉन्ग आ जाएगी, ये जो फोर्स है डिवाइड बाय m इज g साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में प्लेन में आ जाएगी, लेकिन जब फ्री मास स्पेस में है और सिर्फ वो हमने जो है उसको ऐसे ही देख रहे हैं, तब तो हॉरिजॉन्टल में नहीं आएगी ना, हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा था। अब मैं सिचुएशन लेता हूँ, ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन लेता हूँ जिससे काफ़ी सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। मैं ये टफेस्ट सिचुएशन ले लेता हूँ, उसके बाद ये लूँगा, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है जो कि किसी और क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन तो कभी नहीं आएंगे, मगर इसका कंसेप्ट जो है ना ऐसा है कि कहीं ना कहीं आप लगा सकते हैं। तो ये जब कर लूँगा तो ये आप अपने आप कर लेंगे। तो मैं सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन लेता हूँ जहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन में एक मैंने कोई अरेंजमेंट बनाया हुआ है जिस पे एक रॉड है, लाइट रॉड है, और उस लाइट रॉड में मैंने एक जो है मास जोड़ा हुआ है रॉड से परपेंडिकुलर। मतलब एक रॉड है, ये प्लेन है, ये प्लेन है जिसका एंगल थीटा है। आई होप ये दिख रहा होगा साफ। हाँ, कैमरा भी चल रहा है, कैमरा नहीं मोबाइल चल रहा है। सो इस पे मैंने एक अरेंजमेंट लगाया हुआ है जिसका टोटल मास इसका और ये रॉड का मिला के, रॉड जो है ऐसे लगी हुई है, ऐसे लगी हुई है। मतलब रॉड जो है इससे जो एंगल बना रही है प्लेन से, ये एंगल बना रही है फाई और ये एंगल है थीटा। ये कैपिटल मास m है और ये एक लाइट रॉड है जिस पे मैंने
एक बहुत ही लाइट डिस्क लगाई हुई है जिसका मास लगभग नेग्लिजिबल है। डिस्क लगा सकते हैं, सीधा रॉड से बोल देंगे एक परपेंडिकुलर रॉड के परपेंडिकुलर एक मास m लगाया हुआ है। दिस m इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल M। टोटल मास असेंबली का मैंने कैपिटल M ले लिया, रॉड का भी नेग्लिजिबल है, डिस्क का भी नेग्लिजिबल है। सो काफ़ी सारी चीज़ हमने सिंप्लीफाई कर ली, फिर भी ये सिंपल नहीं है। अब इस मास को हमने इस इंक्लाइन प्लेन, इस असेंबली को इस इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया है। ये मत सोचिए टॉपल हो जाएगा, टॉपल नहीं होगा, क्योंकि हमने ऐसा अरेंजमेंट बनाया है कि टॉपल का मोमेंट उसे मिलेगा ही नहीं। ऐसे मान लीजिए टॉपलिंग नहीं है, टॉपलिंग इज़ अवॉइडेड। सो अब ये जब हमने इस असेंबली को इस इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ दिया है, और दो सिचुएशन हो सकती हैं, एक विद फ्रिक्शन है, एक विदाउट फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन ले रहा हूँ, विद फ्रिक्शन तो आई थिंक ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। विद फ्रिक्शन ये ऐसे स्लाइड कर रहा है, और हमने इसको हल्का सा डिस्टर्ब कर दिया। अपनी जो उसकी स्टेबल पोजीशन थी इस बीड की या स्मॉल मास की, हल्का सा डिस्टर्ब किया, तो हमें पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या ओमेगा निकालना है। तो इसमें मेन इशू है कंपोनेंट्स लेने का। अब देखिए ये जो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, क्योंकि एंगल लेने में ये कहीं गलती हो जाए तो उसको करेक्ट कर लेना, कंसेप्ट आप देख लेना। सो यहाँ पे भी मैं लाइन खींच लेता हूँ, और ये जो है ऐसे जा रहा था एक्सिस वाला पार्ट, ये एंगल भी जो है फाई है। सो ये मास को अगर मैं देखूँ, इसका ये तो ऐसे है mg। मैं यहाँ पे दो प्लेन में दो टाइप से इस प्रॉब्लम को कर सकता हूँ। एक तो सीधा मैं ये जो रोटेशन का प्लेन है, इस प्लेन में आ जाऊँ। ये रोटेशन के प्लेन के थ्रू मैंने एक लाइन खींची ऐसे, और ये एंगल कितना था, ये एंगल तो है फाई। ये एंगल कितना है, ये एंगल ये इसके परपेंडिकुलर है, और ये लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर है। सो दिस एंगल इज़ आई थिंक फाई माइनस थीटा। निकाल के देख लीजिए, फाई माइनस थीटा ही आएगा। दिस एंगल विल बी फाई माइनस थीटा, क्योंकि जो है ये एंगल जो है ये एंगल थीटा है, तो ये बचा वाला एंगल है फाई माइनस थीटा। अब इसके परपेंडिकुलर तो ये है, और इसके परपेंडिकुलर ये है, तो ये एंगल भी फाई माइनस थीटा हो जाएगा। यानी मैं निकाल के देख लीजिए, फाई माइनस थीटा ही आना चाहिए। तो एक तो हो गया, मैंने इसी प्लेन में देखा इसको, और इस प्लेन में जब मैंने इसको देखा डिस्क के प्लेन में, तो मेरा एक फोर्स का कंपोनेंट तो हो गया mg cos फाई माइनस थीटा, और एक हो गया, डोंट कंफ्यूज, मैं इंक्लाइन प्लेन में नहीं देख रहा हूँ, ये जो इंक्लाइन प्लेन से इस डिस्क का एक प्लेन बन रहा है, एक हो गया ये mg साइन फाई माइनस थीटा। सपोज फाई इज़ इक्वल टू थीटा, तो देखिए ये एकदम ऐसा आ जाएगा ना, ये वाला एंगल जो है फाई माइनस थीटा विल बिकम ज़ीरो। तो पूरा जो है mg, अगर ये मैंने एंगल फाई जो है थीटा के बराबर रखा होता तो डिस्क कैसे आता ना, चेक करने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे है। सो पूरा फोर्स जो है नीचे आता, मीन्स इट इज़ दिस कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट वेनिशेज आउट। मतलब जो ये कंपोनेंट जा रहा है एक्सिस के अलोंग, और ये कंपोनेंट जा रहा है एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट जो है वेनिश हो गया जब ये सिचुएशन थी, जस्ट चेक करने के लिए वेदर मैंने फाई माइनस थीटा सही लिखा है कि नहीं लिखा। सो एक तो ऐसी क्वेश्चन में एक मेथड तो ये है कि आप जो है जो रोटेशनल एक्सिस है, उस रोटेशनल एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट दे लीजिए फोर्स का, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, और एक ले लीजिए जो रोटेशनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया और ये अलोंग हो गया, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। अब क्योंकि ये पूरी असेंबली नीचे जा रही है, तो ये एक्सलरेशन से जा रही थी g साइन थीटा से,
तो इस पे जो है एक फोर्स लगेगा जो कि mg साइन थीटा है। अब आप कहेंगे कि मैं दूसरे एक और क्वेश्चन में, पेंडुलम वाले क्वेश्चन में जब मैं करूँगा तो आप देखेंगे कि ये जो मेरा स्यूडो फोर्स लग रहा है mg साइन थीटा विल गेट कैंसल्ड बाय द कंपोनेंट ऑफ mg साइन थीटा। अगर मैंने प्लेन में दो कंपोनेंट लिए हैं तो mg साइन थीटा है, mg कॉस थीटा है। और पेंडुलम जब इसी सिचुएशन में पेंडुलम होता, नॉर्मल पेंडुलम इंक्लाइन प्लेन में ऐसे जा रहा होता तो स्यूडो फोर्स तो लगता ही mg साइन थीटा। लेकिन ये जो दो कंपोनेंट मैंने इंक्लाइन प्लेन में लिए हैं उसमें से एक कंपोनेंट ऐसे एक्ट करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसके कंपोनेंट लिए ही नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पे मैं इसको न्यूट्रलाइज नहीं करूँगा, मैं कंपोनेंट पे काम ही नहीं कर रहा। मैं इस मेन फोर्स को मैंने इंक्लाइंड प्लेन पे देखा ही नहीं है, मैं इस मेन फोर्स को इसी में एक्स वाई कोऑर्डिनेट में देख रहा हूँ, इन कोऑर्डिनेट्स में मैंने नहीं देखा है, मैंने ये कंपोनेंट नहीं लिए हैं, मैं सिर्फ इसी पे काम कर रहा हूँ। तो जो स्यूडो फोर्स है यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं जब इंक्लाइंड प्लेन में इसी को करूँगा, आप अपने आप करना, अभी मैं कर रहा हूँ इन कोऑर्डिनेट्स में, मेन फोर्स को मैंने ये कंपोनेंट लिया, एक तो ये फोर्स लगेगा और एक फोर्स लगेगा ये स्यूडो फोर्स। इस स्यूडो फोर्स का ये कंपोनेंट आपको निकालना है इसके अलोंग, ये स्यूडो फोर्स का कंपोनेंट perpendicular to axis, say I write it as P dash, this is P. So this is the resultant force which is perpendicular to the axis और दोनों opposite हैं। So mg cos phi minus theta माइनस component, वो भी एंगल आप देख के निकाल लीजिए, ये शायद mg sin theta sin phi आएगा, anyway करके देख लीजिए। ये वाला जो component है कितना आएगा वही आना चाहिए, ये एंगल जो है phi है तो ये pi by 2 minus phi है, सो इट इज़ mg साइन थीटा कॉस पाई बाई 2 माइनस फाई, सो ये हो गया mg साइन थीटा साइन फाई। और एक है mg कॉस फाई माइनस थीटा। इनका रिजल्टेंट आपको देखना है परपेंडिकुलर एक्सिस के जो परपेंडिकुलर फोर्सेस हैं वही तो रिस्टोरिंग टॉर्क देंगे ना। सपोज ये एक्सिस है, सो कोई फोर्स तो मैंने ले लिया, सारे कंपोनेंट कर लिए, एक तो एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करने के लिए ये एक्सिस के अलॉन्ग वाला फोर्स तो यूजलेस है, लेकिन एक्सिस के जो परपेंडिकुलर फोर्सेस हैं ये है ना परपेंडिकुलर फोर्सेस, जब ये लोएस्ट पोजीशन में है तो ये ज़ीरो टॉर्क दे रहे हैं, नेट टॉर्क दे रहे हैं, क्योंकि ये लोएस्ट स्टेबल पोजीशन में है तो अभी ये नेट टॉर्क दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने इसको डिस्टर्ब किया और ये आ गया यहाँ पे, अब ये जो देख रहा हूँ ना मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मैं इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं देख रहा हूँ, इस जो डिस्क है जिसका मास नेग्लिजिबल है इसके परपेंडिकुलर देख रहा हूँ। तो अब जो फोर्सेस लग रहे हैं इस एक्सिस से दोनों का डिस्टेंस हो गया, ये तो लोएस्ट पोजीशन थी, यहाँ तो टॉर्क ज़ीरो है एक्सिस पे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सो एक फोर्स ऐसे है और एक फोर्स ऐसे है, उसका नेट फोर्स का ये जो है ये अगर डेल्टा है तो, और ये जो डिस्टेंस है r, so r sin delta, delta is very small, r delta times this net force will give you the torque। और आप उससे अब इक्वेशन लिख लेंगे, I means mr square is rotational moment of inertia about this axis, डबल डॉट थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस रोटेशनल टॉर्क। सो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्यूडो फोर्स न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है, लेकिन पेंडुलम का आप लेक्चर देखेंगे इंक्लाइन प्लेन में मैंने दिया हुआ है, उसमें न्यूट्रलाइज हो रहा है। अभी मैं नेक्स्ट उसको फर्दर समझा देता हूँ। मुझे एक्चुअली पहले पेंडुलम का समझाना था, फिर इस पे आना था, लालच में मैं डायरेक्टली डिफ़िकल्ट पे चला गया। सो अगर मैंने यहाँ पे इसी प्रॉब्लम को अब मैं mg ना लेके mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा लेके करता, तब आप देखेंगे कि मुझे mg कॉस थीटा के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। mg कॉस थीटा का मैं कंपोनेंट यहाँ लेके आऊँगा और ये मेरा एंगल कितना होगा, ये मेरा एंगल जो है अगर मैं ये देख रहा हूँ ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है, ये पूरा एंगल मेरा फाई है। सो mg cos थीटा cos फाई, mg cos थीटा cos फाई विल बी बाय नेट फोर्स, एंड जो mg sin थीटा
वाला जो मेरा फोर्स है जो इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग ग्रेविटी की वजह से और सीडो फोर्स यहाँ पे वो कैंसिल हो जाएगा। तो एम जी कॉस थीटा कॉस फाई विल बी माई नेट फोर्स, और इससे करोगे तो तब भी एम जी कॉस थीटा एम जी कॉस थीटा इनटू कॉस फाई तब भी सेम रिजल्ट आएगा। सो कंपोनेंट लेते हुए आपको टोटलिटी देखनी है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन इससे जो है कंपोनेंट्स के फंडे जो हैं आपके थोड़े क्लियर होने चाहिए। अब मैं आता हूँ अलग अलग सिचुएशन पे जो मैंने वहाँ पे बनाई हुई है। मैं उसको क्विकली कंसेप्ट बता देता हूँ। ऐसे अगर क्वेश्चन हो, ये तो आप मेरा लेक्चर देख लेना है, इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे आएगा एक्सेलरेशन का, विद फ्रिक्शन विदाउट फ्रिक्शन मैंने दिया हुआ है। बहुत यूज़फुल है जेई के लिए, क्योंकि यहाँ पे वो यूट्यूब रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, इस बीकर की जगह कुछ भी रख देंगे और उसमें फिर आपका डिफरेंट इन लेवल्स पूछ सकते हैं। सपोज़ ऐसे दे देंगे, तो अगर ये वाला कंसेप्ट समझ जाएंगे तो वाला क्वेश्चन कर पाएंगे। सपोज़ ऐसे दे देंगे, इसको यूट्यूब है और ये फ्रीली इस प्लेन पे स्लाइड कर रही है और ये दोनों मैंने वर्टिकल लिए हुए हैं, ऐसे ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। इसकी शेप ऐसे भी बना सकते हैं। अब इनके लेवल का डिफरेंस पूछ लेंगे और ये ऐसे जा रहा है। सो इसमें वही कंसेप्ट लगेगा जो यहाँ के थ्रू इसको अगर समझ लेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम में जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बना सकते हैं, वही कंसेप्ट लगेगा कि आपको एक्सेलरेशन कैसे निकालनी है, फिर आपको प्रेशर वाले फोर्स कैसे निकालने हैं। जैसे ग्रेविटी का निकलता है ऐसे स्यूडो फोर्स से निकलेगा ना प्रेशर वाला फोर्स जो है। कोई भी अगर लिक्विड है, मैंने कई लेक्चर में बताया है, अगर मैं उसे, ये तो जी की वजह से है, तो जी को तो आप उल्टा मान लीजिए, ये है ए विच इज़ इक्वल टू जी। अब इसी लिक्विड को मैं जो है ऐसे एक्सलरेट कर दूं A2 से, तो नेट स्यूडो फोर्स जो लग रहा है वो नीचे लग रहा है विच इज़ A प्लस A2, और प्रेशर इज़ नथिंग बट दिस फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स जो लगेगा मास इनटू दिस, ये स्यूडो फोर्स डिवाइड बाय एरिया इज़ द प्रेशर, तो आपको बॉटम वाला प्रेशर निकल जाएगा। ऐसे ही वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन में आप इस तरह से कर सकते हैं। जी को सीधा उल्टा करके ए कर लीजिए, जी के अपोजिट ए ले लीजिए। आप मेरा एक लेक्चर देख लीजिए, उसमें और क्लैरिटी है, NLM इन फ्लूइड मैकेनिक्स, जस्ट मैंने कुछ दिन पहले पुटअप किया है। अब मैं 2-3 कंसेप्ट और, एक्चुअली मैं चाहता हूँ जितने कंसेप्ट जो हैं सोते सोते रात को मेरे दिमाग में आते हैं, हाँ ये बता देता हूँ, ये बता देता हूँ, क्योंकि ये बुक्स में ऐसे इजीली आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे। अब मैं ये सिचुएशन लेता हूँ, ये वाला, ये सिचुएशन लिया और इसमें ऐसे है, ये एक अजीब टाइप का पेंडुलम है, ये लेंथ L है। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत सारी बुक्स में मिलेगा। ये A है, B है, ये M है। तो सोल्यूशन देख के आपको थोड़ा सा लगेगा, लेकिन इसको मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। जो ये हो या ऐसा क्वेश्चन हो, आपको एकदम से क्लिक करेगा कि हाँ ये इसमें राइट अप्रोच है। ऐसे प्रॉब्लम में आप हमेशा देखिए, या सपोज़ ये सब रोटेशन, ये ऑसिलेशन है, पर इसमें भी बेसिकली रोटेशन है। अब ये स्टैंडर्ड, ये जेई का क्वेश्चन जो था ये रोटेशन का था, लेकिन इसमें भी वही कंसेप्ट है जो मैं यहाँ लगाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे अजीब टाइप का गोल मोल घूम घाम रहा है, आप देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे चले जाइए। यहाँ पे इन दो पे आइए और यहाँ पे इस पॉइंट पे आइए। फिर आप देखिए मास का है, मास ये है, ये डिस्क का मास m था, सपोज़ यहाँ पे आप इस पॉइंट पे आ जाइए, सारा मास आप यहाँ मान लीजिए। फिर उस मास से आप जो कांटेक्ट पॉइंट है सीधा लाइन खींच दीजिए, इस मास से इस कांटेक्ट पॉइंट पे लाइन खींचिए। तो यहाँ पे एक ये खींच दीजिए और यहाँ जो भी कांटेक्ट पॉइंट है आप वो लाइन खींच लीजिए। क्यों खींच रहे हैं मैं बता रहा हूँ। लाइन लेकिन आप कांटेक्ट पॉइंट से वहीं पे खींच सकते हैं जहाँ पे आपका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे लाइन आप तभी खींच सकते हैं जब ये फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर यहाँ स्प्रिंग होता तो ये आप लाइन नहीं खींच सकते। सो अगर कॉन्स्ट्रेंड है तो ये डिस्टेंस, जो जो फिक्स डिस्टेंस हैं मास से, जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सरफेस से हैं, या जो भी आपको लग रहा है उसके अबाउट, वो रोटेट कर सकता है। इसी के साथ ये बना लेता हूँ। 3 सिचुएशन एक साथ डिस्कस करता हूँ। ये θ1, θ2, L1, L2 मास m, एंड दिस इज सपोज नॉट हॉरिजॉन्टल, हल्का सा जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन ये है, इससे एंगल सपोज ये फाई है। सो
नेट फोर्स इज एक्टिंग लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन। इसको थोड़ा और क्लियर बना लो, क्योंकि फिज़िक्स में अगर डायग्राम गलत बन गया तो सब ब्लंडर हो जाता है। सो लेट मी ड्रॉ इट फर्दर अगेन लाइक दिस, लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस। यस, अब ये सही बन रहा है। डायग्राम गलत बन जाए तो बेटर है उसे रब कर लो, क्योंकि डायग्राम से कंसेप्ट निकल के आते हैं। अब ये है, देखिए ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है। यहाँ पे फिक्स पॉइंट ये है, फिक्स पॉइंट ये है जहाँ भी कांटेक्ट बन रहा है। यहाँ पे ये है, ये O1 है, ये O2 है। एक इमेजिनरी पॉइंट आप और ढूंढ सकते हैं, O3। यहाँ पे ये है, सपोज़ पॉइंट A है, और यहाँ पे ये B है, पॉइंट C है। ये डिस्टेंस फिक्स्ड है और ये डिस्टेंस फिक्स्ड है, ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकते। ये डिस्टेंस फिक्स है और ये डिस्टेंस फिक्स है, चेंज नहीं हो सकते। अब अगर मैं पहले ये वाला सिचुएशन लेता हूँ, इसको मैंने हल्का सा डिस्प्लेस किया, हल्का सा पुश किया इनटू द बोर्ड, ये डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा। एक ऑब्जर्वर उधर से बैठ के, अब मैं 2 ऑब्जर्वर कर देता हूँ। एक ऑब्जर्वर यहाँ से बैठ के देख रहा है और एक ऑब्जर्वर यहाँ से बैठ के देख रहा है। ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है। एक्चुअली रे डायग्राम तो उल्टा बनेगा ना, आँख में से रे निकलती, आँख में जाती हैं ये। सो अब आप देखिए इसको, ये कैसा दिखेगा? इसको दिखेगा, ये मैंने तो झुलाया इसको ऐसे, लेकिन इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वजह से ये जो है ऐसे भी झूल रहा है। सो इसको तो दिखेगा ऐसा झूलता हुआ हल्का सा। ये वाला जब देखेगा इस पोजीशन में, जब साइड में जाएगा तो कांस्टेंट मोशन की वजह से, क्योंकि लेंथ तो कांस्टेंट है ना, ऊपर उठेगा वो, आर्क बनाएगा ना ऐसे। ये लेंथ तो चेंज नहीं हो रही। इसको तो दिखेगा ऐसे झूलते हुए और इसको दिखेगा ऐसे आर्क में। ये वाला लेंथ A + B है और ये वाली लेंथ जो है सपोज D है। ये अगर थीटा है तो ये फाई होगा। तो एक मोशन तो ऐसे है और एक मोशन ऐसे है। क्योंकि ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है और ये भी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो आप हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आइए, लाइन खींच दीजिए और एक्सिस बना लीजिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन उस लाइन के परपेंडिकुलर बना लीजिए। सो मैं 2 एक्सिस बना रहा हूँ। अब मैं बाकी चीज़ रब करता हूँ। एक एक्सिस तो ये हो गई रोटेशन की, और एक एक्सिस बनाता हूँ मैं यहाँ पे। वो जो लाइन जॉइनिंग आ रही है उसके परपेंडिकुलर आप एक्सिस बनाइए। सो एक तो इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा, क्योंकि डिस्टेंस, जहाँ डिस्टेंस फिक्स्ड है, मास से फिक्स डिस्टेंस के अलॉन्ग आइए और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सीधा एक लाइन खींचिए। वो एक्सिस ऑफ रोटेशन उसकी हो सकती है। ऐसे ही ये एक्सिस पे रोटेट कर सकता है और इस एक्सिस पे रोटेट कर सकता है। दोनों एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। डिस्टर्ब करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स आपको किस एक्सिस पे मिल रहा है? इस एक्सिस पे देखिए, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। इस एक्सिस पे अगर डिस्टर्ब करेंगे, रिस्टोर करने के लिए जो फोर्स है वो एक्चुअली यहाँ से आ रहा है। ये टेंशन T जो है ना, उसका कंपोनेंट ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, वो रिस्टोरिंग टॉर्क देगा इस एक्सिस पे रोटेट करने के लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ, इस मास को देखिए, इस एक्सिस पे रोटेट करने के लिए जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो यहाँ से लगेगा, और इस एक्सिस पे रोटेट करने के लिए टेंशन की वजह से लगेगा। ये टेंशन इस मास की वजह से आ रही है, लेकिन इस मास का कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है। इस एक्सिस पे रोटेट करने के लिए जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो कहाँ से आएगा? ये टेंशन तो यहीं के थ्रू पास हो गई। कोई आपका mg है, हमेशा आपको एक्सिस, जो हमारा मेन जो फ्रेम है, एक्सिस है, प्लेन है, कुछ भी हो सकता है, उसके 2 कंपोनेंट कर लीजिए। एक तो एक्सिस के परपेंडिकुलर और एक एक्सिस के अलॉन्ग। तो रोटेशन हमेशा टॉर्क वो देता है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर फोर्सेस हों, और जब वो एक्सिस से थोड़े डिस्टेंस पे चले जाते हैं। सो ये वाला अगर मैं देखूँ इसका प्रोजेक्टेड व्यू, मैं अब इसको यहाँ से देख रहा हूँ। ये तीसरा ऑब्जर्वर है जो अब इस प्लेन में, इस प्लेन के परपेंडिकुलर देख रहा है। मुझे जो प्लेन दिख रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर दिख रहा हूँ। अब जैसे ही ये इधर उधर जाएगा और इस प्लेन में, मतलब इस एक्सिस के परपेंडिकुलर या इस प्लेन में जो फोर्सेस हैं वो उसे रिस्टोरिंग टॉर्क देंगे।
तो मतलब mg का एक तो कंपोनेंट ये था और एक कंपोनेंट ये था। अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई है। सो mg cos फाई विल गिव मी द रिस्टोरिंग टॉर्क। इससे करेंगे भी तो भी सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि ऑसिलेशन तो दोनों का अलग नहीं हो सकता। ये डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस भी कांस्टेंट है। तो इस एक्सिस के अलॉन्ग हमारे लिए ज़्यादा इजी है। इस एक्सिस के अलॉन्ग जो ये रिस्टोरिंग टॉर्क क्योंकि टी जो है यहाँ के थ्रू तो ज़ीरो हो गया ना, टी का टॉर्क ख़त्म हो गया। सो इस एक्सिस के अलॉन्ग जो रिस्टोरिंग टॉर्क दे रहा है वो दे रहा है mg cos फाई। बस पेंडुलम का लेंथ d है और रिस्टोरिंग टॉर्क बाकी जगह mg होता है। पेंडुलम की एक्सिस के परपेंडिकुलर mg रिस्टोरिंग टॉर्क देता है, यहाँ mg cos फाई दे रहा है। बेसिकली g की जगह हो गया g cos फाई। पेंडुलम का फॉर्मूला लेंथ की जगह ये आ जाएगा और g की जगह g cos फाई आ जाएगा। अब इसमें आते हैं, इसमें आ जाते हैं, फिर इस वाले पार्ट पे आते हैं। यहाँ अलग ही एक फंडा है, मैं इस फंडे से लिंक करके इसको मैं बताऊँगा। यहाँ पे देखिए, ये अगर इसके अबाउट रोटेट करेगा तो ये ऐसे रोटेट करेगा, इसके अबाउट रोटेट करेगा तो ऐसे रोटेट करेगा, लेकिन ये लेंथ तो चेंज नहीं हो सकती, तो ये मोशन पॉसिबल ही नहीं है। टूटना पड़ेगा ना कोई स्ट्रिंग तोड़ना पड़ेगा। मोशन वो पॉसिबल है जिसमें दोनों कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, मीन्स एग्री कर लें कि ठीक है ना तेरी लेंथ चेंज हो ना मेरी लेंथ चेंज हो। तो वो सिर्फ ये है, ये कोन की स्लांट हाइट है और ये कोन का बेस है। सो ये कोन के सरफेस पे चलेगा, कोन के बेस के सरफेस पे चलेगा ऐसे। अगर मैं इसको पुश कर दूं तो ऐसे रोटेट करेगा। तो हमें मिल गया ना अब इस मास से, जहाँ पे वो रोटेट कर सकता है, यहाँ पे भी कर सकता था, यहाँ पे भी कर सकता था, लेकिन कॉन्स्टेंट मोशन की वजह से ये रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ये रोटेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये रोटेशन पॉसिबल है जो कि मिडिल पाथ है, कॉम्प्रोमाइज्ड, सो दैट L1 L2 चेंज नहीं होगा। ये कोन का आप इमेजिन कर लीजिए। बस अब आपको क्या करना है, ये रेडियस वो पेंडुलम की लेंथ और ये वाला फोर्स जो है ये देगा रिस्टोरिंग टॉर्क। बेसिकली आपको जो भी फाई 1 फाई 2 L1 L2 दिए हुए, आपको बेसिकली ये वाला कंपोनेंट निकालना है। mg का ये वाला कंपोनेंट निकालना है, वो इस एंगल पे डिपेंड करेगा, और एक ये निकालना है। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ये पैरेलल है, ख़त्म हो गया। ये परपेंडिकुलर है एक्सिस के, हमेशा रिस्टोरिंग टॉर्क देगा जो उसके परपेंडिकुलर है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या है, ऐसे क्वेश्चन अगर हों, थोड़ा सा टॉपिक से अलग है, लेकिन क्योंकि मैं एक जो पॉइंट बता रहा था, मास से कांटेक्ट पॉइंट पे आइए, जैसे यहाँ पे आए थे, या आप ढूंढिए कोई और कॉम्प्रोमाइज़ रोटेशनल पोजीशन हो सकती है कि जैसे यहाँ कौन आया। सो डिफरेंट सिचुएशन अगर आप कर लेंगे तो इनसे बाहर तो नहीं आएगा ना एग्ज़ाम में, इससे बाहर बनाएगा तो आप फिर भी उसको ढूंढ लेंगे। तो पता होना चाहिए कि कोई एक फिक्स जगह नहीं है, डिफरेंट लोकेशंस हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए, सीधे लाइन पे आए, मास से इस पॉइंट पे आए और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ये डिस्टेंस इस पे रोटेट कर सकता है ना। इस पे जब रोटेट करेगा, अगर इस एक्सिस के अबाउट किसी मोमेंट पे रोटेट कर रहा है, ये अगर इस पे तो रोटेट वैसे ऑल थ्रू नहीं करेगा, क्योंकि इसको कॉन्स्टेंटली जो है ये फ्लैट सरफेस है। इस पे रोटेट करने के लिए उसे सरफेस ऐसा चाहिए था। इसका मोशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, डिफरेंट बुक में डिफरेंट सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। एक मैंने भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, मैं जो डिस्प्यूट किया है मैंने, ये है, अगर ये एक्सिस देखो तो इस मोमेंट पे ये इस प्लेन के हिसाब से चल रहा है। सो आप मास लीजिए, कांटेक्ट पॉइंट लीजिए, डायरेक्ट लाइन खींचिए, परपेंडिकुलर खींचिए, उस इंस्टेंट पे ये इसका रोटेशन है। और अगर वर्टिकल पूछा है तो इसका कंपोनेंट यहाँ लेंगे, ये वर्टिकल आएगा। ये तो हो गया इस वाले मेथड से, जिसमें आपको पॉइंट मास मान लीजिए, लाइन जॉइनिंग द कांटेक्ट पॉइंट परपेंडिकुलर टू दिस बिकम्स योर एक्सिस ऑफ रोटेशन एट दैट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। फिर उसका आप कंपोनेंट लेंगे। इस वेलोसिटी से ये ओमेगा आप कभी मत निकाल लीजिए, गलत आ जाएगा, क्योंकि आपका जो वेलोसिटी है आपको निकालना है इसके रेफरेंस में, ग्राउंड के रेफरेंस। यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे प्योर रोलिंग है, तो यहाँ पे इस पार्टिकल जो पार्टिकल ए है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में VA इज़ ज़ीरो। अब एक ऑब्जर्वर अगर यहाँ से इसकी ओमेगा देख रहा है तो इस ऑब्जर्वर को इस फिक्स्ड फ्रेम में ही इसके रिस्पेक्ट में, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो चल रहा है ओमेगा इंटू A, इससे चल रहा है। और अगर ये ओमेगा 2 से घूम रहा है तो ये वाला पॉइंट, ये एक्चुअली
रिजिड बॉडी है, इसको आप कोन मान लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कोन का एक सरफेस है जो कि बिना स्लाइडिंग ये घूम रहा है। अब इस पॉइंट पे ये लेंथ आपको पता है, ये ओमेगा 2 आपको पता है, तो इसकी वेलोसिटी पता है। जो इस पॉइंट की वेलोसिटी इस एक्सिस पे रोटेट होने की वजह से आ रही है, और जो इस पॉइंट की वेलोसिटी इस एक्सिस पे, दो एक्सिस पे हो रहा है ना, एक तो ये इस एक्सिस पे तो रोटेट कर ही रहा है। अब जब मैं इस एक्सिस को लूँगा तो एक वेलोसिटी मैंने इस एक्सिस पे निकाली, दूसरी वेलोसिटी इस पे निकाली, दोनों बराबर इक्वल एंड अपोजिट होंगी, तब ये प्योर रोलिंग करेगा, सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर यहाँ से डायरेक्टली आपने कंपोनेंट ले लिया तो गलत आएगा। वो तभी आएगा सही जब ये सीधा परपेंडिकुलर होता, ऐसे होता। हम करते हैं ना प्योर रोलिंग में, एक्सिस की रोटेशन की वजह से इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है और इसके मोशन पे जो इस पॉइंट की वेलोसिटी है, तो इसका जो मोशन हो रहा है उससे इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है ना, वो इससे नहीं निकलेगी, इसके सेंटर से। यहाँ तो इसके सेंटर से निकल जाती है, आर ओमेगा है तो इस पॉइंट ओ की वेलोसिटी आर ओमेगा ही है, और ओ के अबाउट इसकी आर ओमेगा उल्टी थी तो बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे जो है वो ये वाली वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी निकालेंगे आप, इस वेलोसिटी की वजह से ये वेलोसिटी यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे स्ट्रेट था, इसके नीचे जो है सेम जो वेलोसिटी इसकी है वही वेलोसिटी इसके नीचे वाले पॉइंट की है। सो यहाँ वाली वेलोसिटी तो सेम होगी, ये वाली वेलोसिटी यहाँ पे होगी इसके इस रोटेशन की वजह से। लेकिन यहाँ की वेलोसिटी आपको इस पूरी लेंथ से निकालनी है, और फिर उसकी वेलोसिटी के इक्वेट करना है ये वाला, इस एक्सिस के अबाउट जो ओमेगा से वेलोसिटी आई है वो इक्वेट करना है। या दूसरा मेथड है, ऐसा लेके परपेंडिकुलर ड्रॉ करके उसके कंपोनेंट ले लीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें आई थिंक कवर होगी, बहुत लेंदी हो जाएगा, और बहुत सारे पॉइंट थे, उसको फ़िलहाल छोड़ देते हैं। आई थिंक कोनिकल पेंडुलम भी मैं इस पर कवर करना चाह रहा था, फिर कभी कर लेंगे इसको।